नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, पेंटर हैं, कलाकार हैं एंड शी इज इंडिया फर्स्ट ट्रेन्ड आर्ट क्यूरेटर। वेलकम करती हूँ डॉक्टर अलका रघुवंशी जी का। आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू सो अलका मच। जी, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो ये शो है, इसका फॉर्मेट है कि जो आजकल का एटमॉस्फेयर है उसमें जो जी। यंग हमारे जो परफॉर्मर हैं उन वो कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस से हैं कि जैसा कि हम लोग परफॉर्मेंस नहीं कर सकते लाइव। तो हमारी जो हम्म, शख्सियतें हैं, हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी लाइफ की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी होती है, तो उनकी जी जर्नी हम शेयर करते हैं हमारे जो यंग परफॉर्मर्स हैं। तो आपकी जर्नी जी। बहुत इंस्पिरेशनल रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी हमसे थोड़ी सी साझा कर दीजिए, स्पेशली यंग, जरूर। आपकी जो चैलेंजेस रहे हैं आपकी जर्नी में। जी। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रिटी नहीं मानती हूँ अपने आप को, पर आपने कहा तो चलिए अच्छी बात है, मतलब आप मुझे मानती होंगी सेलिब्रिटी। आई एम जस्ट वन पर्सन। मैं आर्ट क्रूसेडर मैं अपने आप को कहती हूँ कि कला का एक जो साझापन है, उसको मेरे को लगता है कि वो एक नजरिया मेरा है जो मुझे जी। शायद थोड़ा सा बाकी लोगों से मुख्तलिफ बना देता है। तो जी। उस वजह से थोड़े लोग जान जाते हैं। जी। जी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कला का जो एक स्वरूप है, खास तौर पे भारतवर्ष में, वो ऐसा है कि वो हर हर कला एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। मतलब एक जी। पेंटर जो है वो स्कल्पचर से प्रेरित होता है, एक डांसर भी स्कल्पचर से प्रेरित होती है, और म्यूजिशियन जो है वो कोई विजुअल आर्ट को देख करके इंस्पायर्ड होता है, थिएटर वाला इन सब चीजों को देख करके इंस्पायर होता है। तो वो मुझे जी। लगता है कि एक साझापन, वो जो हमारे देश का एक पिक्यूलियरिटी और सुंदर बात है, वो है। तो वो मुझे जी। लगता है कि वो मेरा एक थोड़ा-सा इस तरह का जर्नी रहा है कि सारी कलाओं को एक कैनवस पे देखने की एक एक नज़रिया है, एक आदत बन गई है वो। सो दैट जी। इज़ आई थिंक दैट इज़ डिफरेंट। जी। 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 तो मैं ये चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से आप जैसे आप इतना आप काम कर रही हैं आर्ट के फील्ड में और प्रमोट कर रही हैं आर्टिस्ट को, तो किसी भी कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा, तो उसको एक रहता है कि मुझे एक पहचान मिले। तो ये काम आप बहुत अच्छे से सबके लिए कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से पहचानती हैं, टैग करती हैं किस तरह से आप एक आर्टिस्ट को। देखिए काजल, मेरा एक लंबा एक वो है आँकने का, कला के कलाकारों को, यंगर पीपल को। आई मुझे लगता है कि एक फ्लैश इन द पैन नहीं होना चाहिए कि एक दिन जी। चमका बिजली की तरह फिर गायब हो जी। गया, वो कोई फायदा नहीं है। वो एक जी। कम से कम 4-5 6 साल 10 साल, 10 तो खैर मतलब बहुत अच्छा परिपक्व हो जाता है, पर हम्म। 5 साल एक मूल्यांकन, एक अच्छा समय है किसी भी कलाकार का मूल्यांकन करने का, उसको समझने का, उसकी एक जर्नी की शुरुआत के जो कुछ कदम है, उसको जानने हम्म। का। वो मेरा प्रयास रहता है कि एक दिन अच्छा परफॉर्म किए या एक दिन सुंदर पेंटिंग बनाए या एक शो अच्छा गया, तो वो थोड़ा-सा अधूरा मूल्यांकन है। तो जी। मेरा अटेम्प्ट ये रहता है कि उनको जो मुझे लगे कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉमिस है, तो मैं डेफिनिटली ट्राई करती हूँ कि मैं मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स तक उस कलाकार को, या बडिंग कलाकार जिसको बोलते हैं, उभरते हम्म। कलाकार को मैं अवश्य एक उसका साथ थोड़ा दूँ, तो आगे तक थोड़ा जाने के प्रयास। और क्योंकि मुझे लगता है कि हताश होना बहुत आसान है, काजल। जी। ये वक़्त हम्म। ऐसा है, हर वक़्त कला के लिए तो हर वक़्त यही वैसा वक़्त होता है कि हताश होने की संभावना बहुत हो जाती है। क्योंकि कला जो है, मोस्टली हमारी कलाएँ या तो एकांकी हैं, थिएटर को छोड़ हम्म। कर के, जी। म्यूज़िक जी। हो, डांस हो, पेंटिंग हो, हम ये सब एकांकी कलाएँ हैं। तो एक एकांक मतलब एकांत भी है, एकांक भी है। तो इन दोनों शब्दों में वो कलाकार की चटनी बन जाती है। वो कहीं क्या फँस बात। जाता है। तो उसमें बिल्कुल। उसको हाथ पकड़ के थोड़ी दूर तक चलने वाले लोग होने चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियली हों, चाहे वो मॉरली हों, चाहे वो इमोशनली हों, या इन माय केस मैं थोड़ा-सा मीडिया में उनके बारे में
लिखती हूँ तो थोड़ी दूर एक उत्साह बना रहता है यंगर पीपल में, कि हाँ यार किसी ने पहचाना जो मैंने इतनी मेहनत करी, तो किसी को समझ में आया कुछ, उसने मेरा हाथ थामा, चाहे थोड़ी देर के लिए थामा, मतलब एक आर्टिकल तो एक आर्टिकल ही होता है। पर मेरा अटेम्प्ट ये रहता है कि क्योंकि इट्स सो डिफिकल्ट टू बी एन आर्टिस्ट, मतलब अपनी जिंदगी का समर्पण है कलाकार बनना। हर कलाकार, मतलब चाहे वो डांसर हो, या वो पेंटर हो, या वो थिएटर बंदा हो, या वो स्कल्पचर हो, जितने भी कलाकार हैं, हम सब अपने अपने जीवन की, अपने आप की आहुति देते हैं कलाकार साधना। रहने की। वो जी। साधना जो है आहुति है, अपने जीवन की आहुति है, जो हम बिल्कुल निष्पाप होकर के, टोटल मतलब इन टोटालिटी जो है, हम वो आहुति देते रहते हैं। और उस आहुति को अगर थोड़ी सी हवा मिल जाए, तो आग जो है थोड़ी चमत्कृत करने वाली बन जाती है। जी। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। हमारे साथ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनका वेलकम जी। कहना चाहूंगी। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन डोंगा जी, थैंक यू सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सल्ला मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया। ही हैज रिटन व्हाट अ प्लेजर टू लिसन टू अलका जी, थैंक यू। थैंक वनीता यू। ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, शी हैज रिटन अलका जी इज इंडीड वेरी इंस्पायरिंग, यस शी इज। सुचित्रा जी हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। अलका जी, आप पत्रकार रही हैं, आप चित्रकार रही हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ जर्नलिस्ट आपकी जो यादें हैं, क्योंकि अभी हम कुछ बातें शेयर कर रहे थे, बहुत खूबसूरत बातें आप अपना जो पुरानी यादें हमसे बता रही थी, तो मैं चाहूंगी कुछ वो यादें आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। एक तो ये कि जो आप पास्ट टेंस में मत बोलिए, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं जर्नलिस्ट जी हूँ, जी। मैं जी पेंटर हूँ, बिल्कुल। क्यूरेटर जी हूँ, जी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जी 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 पास्ट जी, टेंस कंटिन्यू माय फॉल्ट। जी जी बिल्कुल। जी अपनी बिल्कुल। सफाई चाहिए, धूप में करें खड़े होकर के। जी सो स्वीट, सो स्वीट। जी जी। एक राइटिंग की मेरी बहुत लंबी एक जर्नी रही है, जर्नलिस्टिक राइटिंग की। और जर्नलिस्टिक जी राइटिंग में भी कला पे लिखने की एक लंबी जी जर्नी रही है। बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुझसे शेयर करी, जो शायद मैं अपने कॉलम में लिख नहीं पाई। काजल में लिखना नहीं चाहा मैंने, क्योंकि उस समय वो दो इंसान साझा कर रहे थे अपने दिल की गहराइयों की बातें, और जी उसमें जी। इट वाज नॉट मेंट टू बी पब्लिक, यू अंडरस्टैंड। हम्म, तो वो जी बहुत सारी बिल्कुल चीजें मैंने सही। नहीं भी लिखी हैं, क्योंकि वो मतलब जो भी अंतराल की जो बात है, वो दो हम्म, इंसानों ने उस समय शेयर करी, और वो पब्लिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए थी। जी तो जी। इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। पर हम्म, मुझे उन चीज़ों ने बहुत सिखाया, जो लोगों ने बात शेयर करी, तो वो जो उनकी जर्नी के जो हिस्से थे, या उनकी जर्नी की जो एक कड़ियाँ थी, उससे मैंने बहुत बहुत सीखा, कि यार अच्छा स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है एक कला के फील्ड में रह कर के, और किस तरह से मतलब कन्विक्शन बनाए रखना आवश्यक है, बहुत सस्टेन सही। करने के लिए, है ना? कन्विक्शन आपके अंदर, कमिटमेंट तो खैर सब में होता है, वो कभी-कभी कमिटमेंट थोड़ा ढीला-मोटा हो जाता है, पर आपको उसको पकड़ के चलना है, एक स्ट्रॉन्ग लाठी की तरह, कि ये मेरा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है। तो मेरा जर्नलिज्म में, आर्ट में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक मापदंड है, एक सिविलाइज़ेशन का, एक संस्कृति का, एक देश की संस्कृति का, ये एकमात्र मापदंड है कला। और जैसे हम लोग वो मौर्य में या गुप्ता पीरियड में, जैसे मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो आप मूल्यांकन कैसे करते हैं उस संस्कृति का? उसकी कला से करते हैं। तो हम भी जी उस हमारी एक ये धरोहर है, जो हमें अगले पीढ़ियों तक पहुँचानी है, और हम उसके मात्र थोड़ी देर के लिए चौकीदार हैं, है ना? क्या बात, और वो क्या है बात। चौक तो आगे हमें बिल्कुल। बढ़ाने की ये एक हमारी ज़िम्मेदारी है, और उसको ज़िम्मेदारी को खूबी निभाना आवश्यक है। सो तो उसको बट एट द सेम टाइम कल्चर जो है, एक कोई म्यूज़ियम की चीज़ नहीं है, जो म्यूज़ियम में बंद हम्म, कर दिया, ताले लगा दिए। संस्कृति जो है एक चलती-फिरती नदी की तरह है। मेरा ये मानना है
कि यस, नदी है यस, वो, नदी है यस, तो बहेगी, नदी है तो नई चीजें उठाएगी, नई नदी है तो वो नए अपने कोर्स बदलेगी, नदी का पार्ट चेंज होता रहता है, थोड़ा सा बहुत 2 इंच, खूब। 5 इंच, 10 इंच, जी, 1 इंच। तो जैसे नदी का पार्ट बनता, बिगड़ता, बिखरता, संवरता है, उसी तरह जी, संस्कृति के भी जो मापदंड हैं या संस्कृति की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो सब बुलबुले हैं। दे जी, कीप जी, ग्रोइंग, दे कीप ग्रोइंग एंड वेनिंग, दे आर जी, नॉट जी, स्टैटिक, वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो आगे चलते फिरते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये पहचानना आवश्यक है कि हम लोग को म्यूजियम में ताले नहीं लगाने हैं बंद करके अपनी कला की, यस, अपनी संस्कृति। इट हैज टू बी ऑनगोइंग, वाइब्रेंट, मतलब सजीव चीज है ये मात्र छिपी हुई एक म्यूजियम के ताले की चीज नहीं है। सो इट्स सही वाइब्रेंट एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट, और वो उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो कला की जो मेरी जर्नी रही, मैंने शुरुआत में ही मैंने फर्स्ट फ्यू आर्टिकल्स एज अ फ्रीलांसर मैंने लिखे। तो उस समय कुछ हमारे सीनियर मित्र थे, केशव कोठारी जी, उन्होंने कहा जी, कि तुम ये सबकी कभी इस पे लिखती हो, इकोनॉमिक्स पे लिखते हो, कभी इस पे लिखते हो, यू कांट, यू शुडंट डू दैट, तुम्हें स्पेशलाइज करना चाहिए। तो हम्म, बात मुझे वो समझ में आ गई, तो ऐसे कि हाँ, अगर मेरा इंटरेस्ट जिस एरिया में है, अगर मैं वो लिखूंगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कभी काम कर रही हूँ, मुझे लगता है मजे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी जो जितने आपने कहा, मैंने हाँ मैंने सोचा कि हाँ 40 साल तो लिखा मैंने, पर मुझे कभी काम नहीं लगा वो, मुझे मेरी जिंदगी का वो निचोड़ है, वो मेरा सरमाया है, तो वो मुझे यस, काम नहीं लगता था। हाँ, वो मेरा, आई वाज हैविंग फन, ये तो मतलब ये तो काम लगा ही नहीं मुझे। इट वाज जस्ट सो मच वंडर, सच अ वंडरफुल टाइम आई हैव हैड एज अ जर्नलिस्ट, कि मुझे काम सच में कभी नहीं लगा। और इतना क्या कुछ सीखने के बाद आई थिंक बहुत सारी चीजें अब मुझे लगता है इतना सीखा कि अब थोड़ी सी समझ जो है वो ठीक से आई है कि अच्छा हाँ भाई, ये सब इट इज ऑल फॉलोइंग इन प्लेस। मैंने क्योंकि बहुत सारी चीजें करी, मैंने किताब की एडिटिंग, आई वाज अ बुक एडिटर पहले, तो एक दो पब्लिशिंग हाउस चलाए, खोले। तो उसमें आई लर्न कि कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे पेज लेआउट्स करते हैं, कैसे एडिटिंग तो खैर करनी आती थी एज ए जर्नलिस्ट, पर पेज लेआउट भी आता था एज ए जर्नलिस्ट। पर किताब के पेज जो है कैसे होने चाहिए, क्या उसमें मतलब हर लिरिसिज्म है, तो वो सब जो है बहुत सारी चीजें सीखी। तो वो सब जो है मुझे लगता है कि अब सब काम आ रही है, क्योंकि अब मैं बहुत क्या सारी चीजें करती हूँ। किताब भी लिखनी है मुझे, मुझे साड़ी भी डिजाइन करनी है, मुझे पेंटिंग भी करनी है, क्यूरेशन भी करना है, तो मुझे सब, और ये मुझे कुछ भी काम नहीं लगता है। हाँ, कि मुझे लगता है कि ये तो आई एम जस्ट हैविंग सो मच फन, इट डजंट सीम लाइक वर्क। ट्रू, ट्रू। या जब काम पैशन बन जाए तो फिर वो काम काम नहीं लगता, वो तो आपका अपना एक जुनून होना चाहिए काम करने के लिए। जैसे हम थिएटर करते हैं, कहते हैं कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, उसके लिए आपको एक पागलपन की जरूरत होती है, करेक्ट, और वो जब करेक्ट, पागलपन आपके अंदर आ जाए तो फिर वो आपको काम नहीं लगता, एंड यू फील ब्लेस्ड कि आप, आपको ये ऊपर वाले ने ये नवाजा है कि आप ये करो। इबादत है, ये तो इबादत है, मेडिटेशन, absolutely, it's मेडिटेशन, meditation, it's ibadat, it's a great blessing from the gods. कनेक्शन, कनेक्शन ऊपर वाले के साथ। सच है आप ये। पेंटर भी रही हैं, पेंटिंग पेंटिंग करती हैं आप पेंटिंग रही हैं। जी जी, जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अभी भी आपकी जर्नी चल रही है किताबें लिखने की। तो आपने इतना कुछ किया है, आप इतना बिजी रहती हैं, तो आप सोशल जो आपके सर्कल है उसमें यू आर कंसिडर एज अ वेरी पॉजिटिव सोल। आपकी जो स्माइल है दैट इज वेरी कॉन्टेजियस, क्या आपको देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आप वो कैसे सामंजस्य बिठाती हैं अपने सोशल जो आपका है सोशल लाइफ और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, कैसे करती है? क्योंकि हम इतना कुछ करती हैं, तो कैसे आप वो सामंजस्य को बिठाती हैं? मैं और कुछ नहीं करती हूँ। वो जो जिसको एक सोशल लाइफ कहती है ना, मैं सच में मैं काम करती हूँ और मुझे वो काम नहीं लगता है। मेरा सोशल लाइफ आप जिसको कहती है, मेरा कोई ऐसा कोई सेपरेट नहीं है मेरी जिंदगी या मेरे काम से। हु डू आई सोशलाइज विद? आई ओनली सोशलाइज विद आर्टिस्ट ओनली। मैं तो और किसी से मिलती भी नहीं हूँ, मेरे को आर्टिस्ट से ही मिलना ठीक लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब तुमने कही मैंने समझी, मैंने कही तुमने समझी, बाकी और नॉर्मल लोगों से मिलोगे तो पागल हो जाओगे, बिकॉज उनकी बातें आपको समझ ही नहीं आएंगी और आपकी बातें तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी।
बहुत सारे इनफैक्ट कमेंट्स आ रहे हैं जी। जी अदिति अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अदिति गुप्ता, थैंक यू। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो लिख रही हैं खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकार है रश्मि जी, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड एंड अमेजिंग पर्सन, यस शी इज। एंड सरला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी कला के फील्ड से ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, सच काम जो पैशन बन जाता है तो वो काम नहीं रहता। नूपुर सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। जसकिरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज वेरी गुड एक्टर, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, थैंक यू जसकिरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलका जी, यहाँ जी मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि आप इतना कुछ करती हैं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इतना कुछ करने के लिए, जो आपका पैशन है, इंस्पिरेशन पैशन कहाँ से से मिलती इंस्पिरेशन क्यों चाहिए? पैशन वो क्योंकि वो पैशन है तो उसके लिए है? इंस्पिरेशन नहीं चाहिए काजल। वो अंदर तो से आपके आती है, अंदर अंदर से से आती आता है। है। पैशन जी ही है वो, मतलब पैशन है वो आपका, आपकी जिंदगी अम, आपकी जिंदगी से अलग भिन्न है ही नहीं, जी, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। तो उसकी इंस्पिरेशन की दरकार नहीं है उसको। वो आपके मतलब अंदर से अगर ही आती है। हाँ, अंदर से वन एज आई सेड, आई एम दखल सब में चाहिए ना, नाटक में भी चाहिए, पेंटिंग में भी चाहिए, क्यूरेशन भी करना है। तो वो एक दूसरे से वो इंस्पिरेशन मिलती है। एक दूसरे मतलब बिल्कुल, अगर इफ आई एम डिजाइनिंग, देन जो जो एक्चुअल हमारे क्राफ्ट्समैन है, हु आर द ग्रेटेस्ट डिजाइनर्स, उनसे इंस्पिरेशन है। अगर आप कहें तो कि मैं लिखते समय, अगर इफ आई एम राइटिंग अबाउट, सपोजिंग आई एम राइटिंग अबाउट रविशंकर जी, तो उनकी म्यूजिक इज एन इंस्पिरेशन, है ना। इफ आई एम राइटिंग अबाउट डांस, महाराज जी को जी जी जैसे इंटरव्यू, फॉर इंस्टेंस इंटरव्यू किया, तो उनका डांस इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन। तो जी वो एक्चुअली सब इंटर रिलेटेड सी चीजें हैं ये, बिकॉज जी उनसे बिल्कुल, इंस्पिरेशन, यू नो, उनके उनके जीवन से जो हमने सीखा, या उनकी जो जीवन की जो पड़ाव रहे हैं, और सबकी जी जिंदगी के पड़ाव मुश्किल ही होते हैं। ये बिल्कुल। कोई किसी की जिंदगी का पड़ाव आसान होता ही नहीं ऐसा है, नहीं, क्योंकि अगर वो आसान होता तो वो रिमार्केबल नहीं होता। यस, यू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली, इट एग्जैक्टली, विल नॉट से अलका जी आपने क्या कमाल कर डाला। अगर कमाल किया तभी तो कहेंगी ना आप। यस, यस, और एग्जैक्टली। वो कमाल करने में जितनी एफर्ट लगी बॉस, तो उसमें मतलब बिल्कुल लगी गई फिर आपकी, यू नो। क्या बात, क्या बात। अलका जी, आप आर्टिस्ट को प्रमोट करती हैं, ये सवाल मैं आपसे पहले भी शायद पूछ चुकी हूँ, लेकिन दोबारा चाहूंगी तो पूछना कि जो रिमोट एरियाज में जो हमारे कलाकार रहते हैं, चाहे वो वीवर्स हों, चाहे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हों, कुछ भी जी, कर रहे हों, लेकिन कला के क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे विविंग भी एक अपने आप में एक कला है, तो आई थिंक वो वन जो ऑफ द बेस्ट। रिमोट एरियाज में जो रहते हैं, जो कमाल के होते हैं, तो उनको एक वो प्रमोशन जब नहीं मिलती, अगर उनको प्रमोशन मिले तो कमाल की चीज कर लें, तो वो किस तरह से आप तक पहुंचते हैं? उनके लिए कुछ है कि वो आप तक पहुंचे, क्या किस तरह से वो आपको आप तक आ सकते देखिए हैं? इसके ना ये सच यही है कि जो एक्चुअली ढूंढना चाहता है वो ढूंढ ही लेता है। आई एम जी अवेलेबल ऑन द नेट, आई एम ऑन फेसबुक, एंड अगर कोई कलाकार मुझे लिखते हैं कि मेरा काम देखिए या मेरा काम बताइए, अगर यू नो, एंड अगर मुझे लगता है इफ आई कैन हेल्प देम, आई डेफिनेटली गो आउट ऑफ माय वे। और डेफिनेटली आई एक्चुअली गो आउट ऑफ माय वे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जी और जी मैं डेफिनेटली उनको एक एनालिसिस तो जरूर करती हूँ कि शायद बॉस ये वाला डायरेक्शन ठीक नहीं है, अगर तुम ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाए। तो एक ये मेरा मार्गदर्शन वाला जो एक रोल है, मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ काजल। और जी मैं जी बिल्कुल इसमें कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, चाहे उसको जी थोड़ा बुरा ही लग जाए, पर मैं साफ साफ बोल देती हूँ कि बॉस ये करो तो ये शायद बेटर लगेगा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुंहफट हूँ, तो मैं कह बहुत देती हूँ जरूरी कि होता है, बहुत जरूरी होता है, तभी तो काम अच्छा आएगा। अगर आप हाँ। साफ 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 गोई अगर आपकी रहेगी, तभी आपके पास अच्छा काम आ जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तो जी अगर मुझे लगता है कि बकवास है तो मैं कह देती हूँ यार थोड़ा सा ना, ये भी कच्चा काम है, अभी थोड़ा सा एफर्ट और कर ले, उसके बाद कर लियो। आई मीन लाइक जस्ट अ स्मॉल थिंग, जैसे कई सारे एडवाइजरी बॉडीज में या कई सारी उसमें पैनल्स में अगर मैं होती हूँ, और अगर खास तौर पे महिलाएं अगर आती हैं, या खास तौर पे अगर रिमोट एरियाज से कोई आर्टिस्ट आते हैं, तो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करती हूँ कि उनका काम किसी तरह हम लोग किसी भी रूप में इंक्लूड कर सकें। बिकॉज
देखो उस मंच तक पहुंचना इटसेल्फ कितनी एफर्ट लगी होगी, किसी खास तौर पे किसी रिमोट एरिया से आई हुई महिला को, या इवन कहीं पे आई हुई महिला। यार महिलाओं की जिंदगी में इतनी सारी कठिन परिश्रम होते हैं कि वो कहीं अगर पहुंच जाती हैं तो उसको ये मानना चाहिए कि एक पुरुष के कंपैरिजन में उसे डबल एफर्ट करी होगी वहां तक पहुंचने के लिए, ये मान बिल्कुल, लेना वेरी चाहिए, ट्रू, वेरी ट्रू, है वेरी ना। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये इंडिया की बात नहीं है, मैंने आई लिव्ड इन यूके आल्सो एंड आई कैन टेल यू इट इज एज मच एफर्ट कि अब्रॉड भी, मतलब इवन इन अ वेरी सिविलाइज्ड कंट्री लाइक इंग्लैंड, वहां पे भी सारा एफर्ट उतनी है, खासतौर पे महिलाओं के लिए एफर्ट उतनी ही है। वो टिपिकल एक मेल सॉर्ट ऑफ क्लब्स जिसको बोलते हैं ना, एंड नॉट फिजिकल क्लब्स, आई मीन वो आपस में एक ये दूसरे को प्रमोट करने टाइप, तो वो महिलाओं के लिए उतना ही कठिन परिश्रम है वहां तक पहुंचना जितना हमारे देश में है। हमारे देश में फिर भी वी हैव बेटर लॉज एक्चुअली फॉर वुमेन टू सपोर्ट वुमेन, तो यस, यू नो, सो आई फील दैट इट इज एन एफर्ट anywhere in the world to be a woman and to come forward and reach somewhere, तो उसमें ये मान लेना चाहिए कि उसने बहुत मेहनत करी होगी बॉस, वेरी ट्रू, बहुत वेरी ट्रू, वेरी मेहनत। ट्रू, वेरी तो ट्रू। मेरा अपना फील होता है कि स्पेशली अगर ऐसी जैसे ऐसे मंच होते हैं, जैसे कोई अवार्ड्स हैं या कोई फेलोशिप्स हैं, उसमें अगर मैं कभी जहां जहां होती हूँ मैं, मेरा अटेम्प्ट यही रहता है कि हम रिमोट एरिया को ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज अगर बड़े सिटीज में फिर भी एक्सेस थोड़ा ज्यादा होता है हम लोगों का, एक्सेस टू यस, द मीडिया इज बेटर, एक्सेस टू द टू अदर अदर बॉडीज थोड़ा सा बेटर, कहीं ना कहीं भी कहीं निकाल के कुछ पहुंच जाते हैं। तो रिमोट एरिया में सोचो, मतलब हाँ, इट्स सो सैड कि कभी कभी आप चाह करके भी बहुत सारे लोगों को मदद नहीं कर पाते, रियली। मैंने बहुत वेरी काम किया मद्रास में, मैंने बहुत काम किया पट्टचित्र उड़ीसा में, अगेन सेम थिंग, बिकॉज मेरी ये मंशा रहती है कि यार ये इतना गजब का काम करते हैं, सो लेट देम कम फॉरवर्ड, लेट द होल वर्ल्ड सी कितना सुंदर काम किया, पूरे वर्ल्ड का एप्रिसिएशन मिले, तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते बन जाते हैं लोगों के लिए, बिल्कुल। अपने तो अपनी ही मिलियों से जुड़े रहने के, मतलब बहुत उस जरूरी है। परिवेश में रह करके, जुड़े रह करके, यू नो कुछ आगे करने फोक के आर्ट, बहुत सुंदर बन जाते हैं, या वो फोक आर्ट को प्रमोट करना एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अगर उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा तो वो मर जाएगा मर एक तरह जाएगी। से, मर जाएगा। और ये तो हमारी धरोहर है। उसी तरह अगर थिएटर की बात करें, थिएटर की जी, अगर हम बात करें, काफी जगह जो हमारा जो फोक आर्ट फॉर्म है थिएटर, तो काफी जगह तो वो मरने लुप्त की हो रहा है कगार वो, पे, अगर मैं कहूँ तो लुप्त हो उसकी रहा है, बहुत सारे। खत्म हो रहा है, ये और ये बहुत सैड है। एक्सपीरियंस रहा है काजल, ये मैंने जो बिल्कुल। पपेट थिएटर को लेकर के, मैंने कुछ कुछ बहुत सारे लेखनी वेखनी करी थी पपेट थिएटर को लेके, और फिर से अगर आप 10 साल बाद उन जगहों को, उन ग्रुप्स को ढूंढने जाए, तो वो नहीं है, वो बिखर गए हैं, वो लुप्त हो गए हैं, वो कलाएं ही लुप्त हो जा रही हैं, मतलब जो हमने 30 साल देखी थी, 20 साल पहले देखी थी, आज उनको खोजने जाइएगा तो वो है ही नहीं, ऐसा क्यों है? क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए कि खत्म हो रही हैं? पपेट्री तो है ही नहीं, खत्म हो रही है। अगर मैं, जैसे मैं जम्मू से हूँ, मैं वहां के फोक की बात करूँ तो वो पता ही नहीं है लोगों को कि यहाँ कितना रिच फोक है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए हमारे देश में फिर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आई एम हम्म, नॉट आई एम नॉट सेइंग इट दे आर इनफ, मैं मैं बिल्कुल, ये मेरा मानना नहीं है कि वो इनफ है, पर फिर भी हमारे देश में थोड़ी थोड़ी स्कीम्स हैं ऐसी जिनका हम्म, ओनली प्रॉब्लम इज वो स्कीम्स के बारे में पहुंच नहीं पाती हैं उन परफॉर्मर्स तक, कि अच्छा ऐसी भी स्कीम है, या ऐसी भी सिचुएशंस हैं जिससे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, थोड़ी दूर और चलने का। पर रियली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछें, तो मैं आपको ये कहूंगी, जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स नहीं होंगी तब तक कोई भी हमारी कला सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेरा मतलब है कॉरपोरेट, प्राइवेट ग्रुप्स, जैसे पहले हमारा बड़ा इंक्लूसिव कल्चरल पैटर्न्स थे, हम्म, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई शादी हुई तो वो नाउन भी आएगी, कोई कोई ढोलक भी बजाने, वो धोबन भी चली आएगी, थिंग्स लाइक दैट, तो हम लोग इंक्लूसिव थे बहुत ज्यादा, और हिजड़ा भी आएगा,
है ना, तो उसमें आपकी खुशी में शरीक होने के लिए, तो वो इंक्लूसिवनेस जो थी ना, वो एक सबको साथ लेकर के रिचुअल अब रिचुअल बन गया उसको साथ लेके चलना, पर वो हम सपोर्ट थोड़ा 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 करते रहते थे। तो वो कॉर्पोरेट जो है वो थोड़ा सपोर्ट करें, जैसे अपने सीएसआर एक्टिविटीज में उसका मजाक ना बनाए उस सीएसआर एक्टिविटी का, उसको एक्टिविटी को एक्चुअली करा जाए। तो मुझे लगता है कि काफी पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, कि मतलब नोबडी वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर, ये तो हम आर्टिस्ट जानते ही कि हम मिलियनेयर नहीं बन सकते आर्टिस्ट बन करके, है ना, बट इतना तो रह दो, इतने दे दो तो पैसे कि रोटी खा सके इज्जत से, है ना, और थोड़ी सी थिएटर और कर लें, थोड़ी सी पेंटिंग और कर लें, यस यस इतना ही तो मांग है यार, कौन से हम यस ताजमहल बनवाने को कह रहे हैं हमारे यस लिए, यू नो। सो ये मुझे लगता है कि हम अगर हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स वी आर आई थिंक हम सशक्त हैं अपने उसमें, थोड़ी थोड़ी मदद अगर हम लोग दूसरे कलाकारों की अगर हम लोग कर सकें, सरकार का एक थोड़ा सा पैटर्न जो है वो अगर थोड़ा सा और इंक्लूसिव हो जाए, वाइडर हो जाए नेट, उसका जो नेट है कलाकारों को ढूंढने का, वो थोड़ा सा वाइडर हो जाए, तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, थोड़ी दूर और चलने की हिम्मत आ जाएगी, और उसको देख कर क्या पता है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो आगे बढ़े, आ जाए कि अच्छा भाई हम एक थिएटर ग्रुप को, या हम एक म्यूजिक ग्रुप को, या हम एक डांसर ग्रुप को हम 5 साल के लिए सपोर्ट करेंगे, तो वो 5 साल के लिए, है ना। तो अगर ये छोटी छोटी अगर हम लोग मदद कर सकें, तो आई थिंक, एंड वो चाहे मतलब डजंट हैव टू बी वन कॉर्पोरेट, अगर जैसे अगर सपोजिंग इट्स सीमेंट कंपनी, हम एक सीमेंट कंपनी हम 1 साल के लिए सपोर्ट करेंगे, एक 10 लोगों का ग्रुप, और वट एवर, इस तरह की छोटी छोटी अगर हम लोग स्कीम्स अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इंक्लूड कर सके। जैसे एक छोटी सी स्कीम है, छोटी सी क्या बहुत अच्छी सी है, पर वो उसका मिसयूज होता है, वो है पेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए, कि नेहरूविन टाइम्स में ये लॉ बना था कि 2% ऑफ एनी बिल्डिंग 2% of any building should be spent on acquiring art. पेंटिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, तो किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का 2% वो है, वो कला को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए उतना पैसा है। तो जैसे अगर 10 करोड़ की बिल्डिंग है तो उसका 2% वो उसमें जाएगा। तो वो कभी कभी मिसयूज होता है कि वो जो पुताई होती है ना सड़क दीवार पे, वो पुताई को पेंटिंग का नाम दे करके वो एक्चुअली पेंटिंग नहीं खरीदी जाती, you know. So plus that 2% needs to be increased a little bit, ताकि because देखिए वो पुराने जमाने के वक्त थे, अब जो वक्त ये है कि पेंटर्स के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो वो एक्चुअली जेन्युइनली अच्छी पेंटिंग के कलेक्शंस कॉर्पोरेट्स के पास, हमारे गवर्नमेंट बॉडीज के पास हो सकते हैं, दे कैन इंक्रीज, है ना। सो ये मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो लॉज बने हुए हैं उसका सही तरह से इंटरप्रिटेशन हो, उसको सही तरह से उसका वो मिलता रहे, मतलब डायरेक्शन उसका ठीक रहे, और उसको उसमें करप्शन ना हो, सबसे बड़ी बात है कि उसको मिसयूज ना किया जाए, करप्शन ना हो, है ना। तो वो एक अगर हम लोग के साथ वो हो तो वो एक बड़ी बात होगी। एक और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात जो एक सरकारी लेवल पे हो सकती है और नहीं हो सकती और कोई लेवल पे, मैं हर वक्त देखिए मेरा कभी भी सरकारों को गाली देने का कोई मंशा इसलिए नहीं होती है क्योंकि सचमुच में लॉज हैं वो हमारी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। तो सरकार को आप तब तक गाली दे सकते हैं जब वो लॉ ना हो, जब लॉ है और आपके करप्शन अगर है तो उसमें द गवर्नमेंट इज नॉट टू ब्लेम, है ना। तो दैट गवर्नमेंट तब ब्लेम करो जब सरकार लॉ ही नहीं है, जब लॉ है वो आप मिसयूज कर रहे हैं या करप्ट लोग उसका गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाइए और उसको एक्चुअली यूज करने दीजिए उस लॉ को, ये मेरा ये मानना है। तो उसमें पब्लिक आर्ट जैसे है, पहले के जमाने में बड़े बड़े बिल्डिंग फिल्डिंग बनते रहते थे, तो एक पब्लिक आर्ट का एक चलन था, वो चाहे वो किसी राजा महाराजे की ग्लोरिफिकेशन में ही बन रहे थे, पर वो उस समय उस जमाने की पब्लिक आर्ट वही थी। अब जो है हमारी जो सो कॉल्ड सेक्युलर आर्ट्स की पब्लिक आर्ट की जो चीजें हैं, वो पब्लिक आर्ट कैन बी पब्लिक थिएटर आल्सो, इट कैन बी स्कल्पचर आल्सो, इट कैन बी म्यूरल आल्सो, है ना। तो वो डांस आल्सो,
तो पब्लिक से जुड़ी आर्ट जो है उसका एक मंचन, उसका एक अपॉर्चुनिटीज वो होनी चाहिए फॉर इट टू वर्क। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तुम प्लीज नहीं, मुझे बहुत इंटरेक्ट। सही, नहीं नहीं, बहुत सही बोल रही है, बहुत सही इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं। और जी विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं पहले से, वो लिख रही हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है एंड योर ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट वेरी ट्रू। रितु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया रितु जी। कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हैं कश्मीर से, थैंक यू। नूपुर सिंह एक्चुअली जी थैंक यू। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, और ये खुद एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। ही हैज रिटन आर्टिस्ट शुड बी फर्म एंड आउटस्पोकन, यस, एंड ही यस हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। प्रीति राघव हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, खुद राइटर हैं ये। युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छे, खुद में बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे ये जरूर ये पूछूंगी आपसे, आपकी जो फेवरेट, हम बात कर रहे थे आपकी जो फेवरेट शायर हैं, और जो आपकी फेवरेट जो आप हमें सुनाना चाहें, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज है, इतनी मीठी आवाज है आपकी, तो हम चाहेंगे आप हमें जरूर कुछ सुनाएं। कुछ कविता आपने लिखी हुई है जो आपके फैज, जैसे आपने कहा कि आपके फेवरेट हैं, तो आप हमें जरूर कुछ सुनाएं पहले। फैज, यार मुझे इतनी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा अजीज है फैज ना। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो सच में कह ही दिया। फिर उसके बाद फिर उतना सुंदर, मुझे नहीं पता कि कब कोई आएगा उतना कुछ सुंदर। इश्क किया, और क्या खूबसूरत लिखा है उन्होंने। बहुत ही एक मेरी बड़ी जी फेवरेट की चीज है। जी जी। वो नूरजहां ने बहुत गाई है, बाकी लोगों ने गाई है, पर मुझे बड़ी हम्म, पसंद है। तो लेट मी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है, अब एक लाइन है वो मुझे भूल गई है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था, यूं हो जाए, मुझसे पहली सी क्या मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मेरे और आपके भी फेवरेट शायर हैं जिनको आपने इंटरव्यू किया है, अहमद फराज साहब, फरीदा खानम जी। तो कुछ यस, थोड़ा सा अगर उनके बाद, थोड़ा सा अगर आप कुछ पुरानी सुनहरी याद हो, आपने उनका हाँ इंटरव्यू जरूर। किया, आपने फराज की जरूर हमने। मुझे लगा अहमद फराज, ये एक बात मैं आपको कहती हूँ। मैं इस बीच में, मतलब ओवर द इयर्स, मलिका पुखराज से मिली, इकबाल बानो से मिली, फरीदा खानम से मिली, अहमद फराज से मिली। ये मुझे लगा कि इतने खास शख्सियत के लोग थे, और जो इनकी मिजाज थी, जो इनका अंदाज था, वो ऑब्वियसली इतने वर्षों तक रूल किया अपनी स्पॉटलाइट के नीचे उन्होंने। और फिर उसके बाद कुछ खास होगा तभी तो इतने साल दे वर एबल टू सस्टेन इट। अहमद फराज साहब जो थे वो ही वाज अ चेन स्मोकर। उन दिनों मैं भी सिगरेट पीती थी, और जब मैं उनसे मिलने गई तो अच्छा, मैं ना पोलाइटनेस में बैठी हुई थी कि वो, अच्छा मतलब लाइक फॉर अ लेडी ही शुड ऑफर नो। अब भग 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 वो ले आ रहे हैं सिगरेट। अब मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे गेटिंग वेरी इरिटेटेड। वैसे ही वाज अ वेरी चार्मिंग मैन, वेरी वेल स्पोकन, अंग्रेजी हिंदी उर्दू पे बहुत अच्छी उनकी पकड़। तो मेरे से रहा ही ना गया, मैंने कहा सारी सिगरेट आप खुद ही पी जाएंगे? तो ही वाज वेरी एम्बैरेस्ड। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मुझे लगा कि आई शुडंट शायद आपको बुरा लग जाए, मैं तो साड़ी वाड़ी बिंदी बिंदी लगाई हुई टाइप की औरत, सिगरेट पिएगी क्या? प्रॉब्ली नॉट। तो खैर मैंने फिर आई हैड एंड आई कैन वेरी हैप्पीली से कि मैंने बेड के साथ मुझे सिगरेट फूकी, बड़े स्टाइल में, बड़ा मजा आया। वाह, क्या बात। फरीदा खानम को एक बार मिलने गई जब, तो मुझे अभी तक याद है, शी वाज वेयरिंग दिस पिस्ता ग्रीन साड़ी, यू नो, बनारसी टाइप की साड़ी थी, भारी साड़ी, इतनी बारीक, बेचारे से चढ़ा भी नहीं जा रहा था। एंड शी वाज वेयरिंग अ पिंक ब्लाउज विद इट, आई नेवर फॉरगॉटन इट, क्योंकि वो एक विजुअल मेमोरी मेरे रह गई। और फिर जी बात, जी। शी वाज वेरी वेरी इंटेंस वुमन, बड़ा मजा आया उनसे बात करके, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे करी। और फिर उन्होंने ऐसी बात, मैंने कहा
देखिए वरदा जी, मैं तो आपकी मतलब आई एम वन, इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट फॉर मी, यू नो। वाह। अस्तर, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ आपकी। और ये वाला तो प्लीज आज जाने ही की जिद ना करो। कितना सही। तो मतलब मेरा बिल्कुल है ना, पिछले का रमता है ना कोई यूं करके रमता, एक जमाने में रमते थे वो गाना। तो उन्होंने एक्चुअली बैठ के मुझे सिर्फ, आई वाज द ओनली ऑडियंस, उन्हें वो गाया मेरे लिए। तो आई थिंक वाह। इट वाज बिगेस्ट ब्लेसिंग, यू नो। बड़े गजब। क्या, तो क्या बात, बहुत ही यार, क्या ये बात। बहुत अच्छी मीठी याद आपने, अच्छा हुआ कहा तो मुझे याद आया। अ, जी। आप आपने इतना कुछ किया, आपने कुछ डांस ड्रामा में एक्ट भी किया है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। लल मैंने लल डांस डेथ, सीखा। लल डेथ है उसमें और कुछ और भी है उसमें, मैं चाहूंगी हाँ, थोड़ा सा बताइए। लल डेथ नहीं नहीं, इसमें कह रही हूँ कि वो हमारे कश्मीर से है। हाँ, लल डेथ तो कश्मीर से है ना, हमारी हमारे यहाँ से है लल्लेश्वरी। जी। आपको मैंने बताया नहीं, मुझे एक कश्मीरी आदमी से इश्क हो गया था। मैंने जेल में छेद बनाया, और फिर वो इश्क तो खत्म हो गया, वो छेद रह गया। जी। लाल डेढ़ से वो मुझे लाल डेढ़ सुनाया करता था, तो उससे मुझे याद आया। खैर एनीवे, तो वो थिएटर का मेरा बड़ा कन्विक्शन था थिएटर में, आपने को कहा डांस ड्रामा में मैंने डांस सीखा। और वो ऐसे सीखा कि मुझे इश्क हो गया गोपी कृष्ण के डांस से। तो एक बार मैंने उनको देखा, मैंने कहा वाओ, मुझे यही करना है, यू नो। आई वाज सो मेस्मराइज्ड बाय हिम। तो फिर वो तो चले गए अपने बेचारे मुंबई, और मैं तो मतलब मुझे तो ये वाला तराना सीखना ही है। तो मैंने कहा कि मैं डांस, कथक। और मेरे परिवार में मेरी माँ जो थी, वो बोली कि कथक तो नाम मत लेना टाइप, यू नो। भले घर की लड़कियां, मतलब उस जमाने में ना कथक का थोड़ा सा वो रेपुटेशन थोड़ा वो कोर्ट जी। वाला था। सो माय जी। मदर वाज अगेंस्ट इट, एंड मैंने कहा यार ये क्या, मतलब रिबेलियन, रिबेल तो मैं तभी शुरू से थी। तो हमने कहा कि अच्छा भाई, अब ये तो सीखना ही है अपने को, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैंने अपने आप को कथक क्लास में जॉइन कर लिया, कथक केंद्र में। और घुंघरू घुंघरू, अब 200 घुंघरू और ना, और वो छिप छिप के क्लास जाया करते थे हम, कॉलेज से आते समय टाइप नहीं होता है। अब वो इश्क मुश्क और घुंघरू कैसे छिपने वाले थे, तो वो मेरी माँ, पूरी शेरलॉक होम्स की ताई, उनने देख लिया, उन्होंने मेरे घुंघरू। और उसके बाद मेरी क्लास लगी, और फिर वो गई कथक केंद्र, और वो केशव जी से लड़ने के लगी कि आपने, शी इज अंडर 18, आपने उसका एडमिशन कैसे दिया मेरे सिग्नेचर के बिना। मैंने मम्मी का सिग्नेचर फोर्ज कर दिया था। जी। तो मम्मी का सिग्नेचर फोर्ज कर दिया मैंने। सो तो दिस इज नॉट माय सिग्नेचर, खूब झगड़ा करके आई। तो खैर केशव जी वाज वेरी नाइस, तो उन्होंने कहा अच्छा लेट मी स्पीक टू अलका, देन आई विल कम बैक टू। तो खैर उन्होंने बुलाया, पेशी हुई मेरी। सो क्या है, व्हाट इज योर मदर सेंटर, मम्मी से क्यों पूछ के नहीं आए आप, ये वो सब उन्होंने मेरी पेशी ली। तो मैंने कहा पर मुझे तो सीखना है, पर मुझे तो मतलब आई हैव टू लर्न डांस। तो खैर ऐसे आप, मुझे नहीं पता सर, आप प्लीज मेरी मम्मी को समझाइए, बट आई हैव टू लर्न डांस। तो खैर एनीवेज, तो ही वाज वेरी वेरी नाइस। तो उन्होंने मम्मी को बुलाया, उनको थोड़ी ज्ञान की बातें दी कि नहीं नहीं इट्स ओके, नो इफ शी वांट्स टू लर्न एंड आई एम हियर, आप चिंता मत करिए वगैरह वगैरह। फिर मेरी माँ ने एक शर्त रखी, जो इनकी गुरु होंगी वो एक वुमन होना चाहिए, लेडीज गुरु होना चाहिए। तो एंड इट वाज जस्ट वेरी वंडरफुल बिकॉज रेबा विद्यार्थी जी वहां पढ़ाया करती थी। तो फिर हम उनकी क्लास में जमा हो गए। तो फिर वो डांस में तो मतलब वो थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सुरीलापन जो पर्सनैलिटी में आया, वो डांस सीखने की वजह से आया। और समझा कि कितना मुश्किल होता है डांस करना, और जो खड़ा होके जब परफॉर्मर डांस करता है, तो कितनी लंबी जर्नी उसने तय की होती है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो एक बात बड़ी जरूरी समझ में आई, और वो समझ काजल मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म लिखा करती थी आर्ट्स पे। तो वो जो एक समझ थी ना कि यार थोड़ा सा कभी कभी जनरॉसिटी रखनी चाहिए। कभी वही वाली बात है ना, कभी बेचारे बंदे की डांस नहीं जमी तो नहीं जमी, कभी हो जाता है, यू हैव अ बैड डे राइट। सो यस। अब हर वक्त राग रसोई पगड़ी जमती, यू नो। तो कभी एक दिन खराब हो गया तो उतना हार्श नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे एक ये डांस सीखने के बाद समझ में आई बात।
तो वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीख थी, अबाउट राइटिंग ऑन द आर्ट्स। तो डांस ड्रामा फिर थोड़ा बहुत किया हमने, तो मजा आया एक। तो समझ में आया कि बहुत कितनी वो एक्साइटमेंट समझ में आई, वो वाहवाही की एक जो नशा है वो समझ में आया, जो स्टेज पे खड़े होके होता है। बहुत सारी चीजें समझ में आई यार, तो क्या मजा आया। पर ये समझ में आया कि ये मेरे बस की चीज नहीं है, लेखनी मेरे बस की चीज है। तो मैंने उस पे जर्नी कंसंट्रेट करी, और उसके बाद मैं पढ़ने चली गई मिड करियर ऑन स्कॉलरशिप टू टू गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन, क्यूरेशन पढ़ने के लिए। उस जमाने में कोई क्यूरेशन नहीं पढ़ने जाता था, मैं तो पागल ना, कुछ नई नई चीज करनी होती थी मुझे। तो तो वहां पे आई डिस्कवर्ड पेंटिंग, क्योंकि बहुत लंबी शाम होती थी जाड़े में, और वो अकेलापन होता था वहां पे उस जाड़े की शाम में। तो वहीं पे ऐसे ही बैठे बैठे स्केचिंग करना शुरू किया। आई वेंट एंड बॉट सम, बिल्कुल मेरे हॉस्टल के बाहर वो थे, एक पेंट शॉप थी, मतलब आर्टिस्ट की पेंट शॉप। सो आई बॉट लॉट्स ऑफ कलर्स, बहुत महंगी थी वो, और जितने अफोर्ड कर सकते थे एक फेलोशिप पे, तो वो पेंट खरीद के लाए। फिर आई पेंटेड अ लॉट इन दैट पीरियड, और फिर वापस भी लेके आई, फिर उस चीजों को रखा, दिखाया दो चार लोगों को। they said you must paint, this is here, ये आई थिंक ये एक्सप्लोर करना चाहिए तुम्हें टाइप ना, चाहिए जानकार लोग। तो फिर वो एक शुरुआत थी एक डिफरेंट जर्नी की। पढ़ने गए थे क्यूरेशन, बन के आए आर्टिस्ट। क्यूरेशन तो मतलब कर ही ली, आर्टिस्ट भी बन गए। तो वो एक जर्नी अच्छी हुई, मजेदार। तो फिर आई एक्सप्लोर्ड इट आफ्टर आई केम बैक फर्दर। तो वो एक अच्छी बात हुई, दैट वाज अ गुड गुड मूवमेंट। मजा आया बिकॉज और उसमें मैं आपको बताऊं मजे की बात, एक मजे की ये बात है कि लोग कहते हैं कि मेरी कलर इंस्पिरेशन क्या है, क्योंकि मेरे कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं पेंटिंग में। यस यस यस, तो ये मैं पूछने वाली थी आपसे, ये मैं भी पूछने वाली थी आपसे। यस जी। एनीबडी वुड वांट टू आस्क मी। वो इसलिए ये हुआ काजल, क्योंकि मैं एक बड़ी साड़ी निस्ता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है साड़ियाँ, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत वैल्यू है साड़ियों की, बहुत कद्र है। जो हमारे ट्रेडिशनल कलाकार हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी साड़ियों की बड़ी कदर है मुझे, कि क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है, या क्या फिनेस है, क्या नफासत है ना। तो कभी-कभी मैं जब पेंटिंग करते-करते अटक जाती हूँ ना, यार ये इस ऑरेंज के साथ क्या लगाएँ? ऑरेंज तो लगा लिया, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? तो फिर मेरे रेस्क्यू पे कौन आता है? मेरी साड़ियाँ। अच्छा, वो थी ना एक उपाड़ा साड़ी, उसमें ऑरेंज था एंड ही हैड पुट पर्पल विद इट। लेट्स ट्राई पर्पल, एंड इट वाओ। वर्क्स, है ना। या तो उसने तो बड़ी वर्षों की उसके डीएनए में है वो रंग का चयन, है ना। एक एक वो मास्टर बिल्कुल वीवर बिल्कुल। के डीएनए का हिस्सा है, उसकी रगों में रंग दौड़ता वाह है ना, वाह, क्या है बात, ना। कितना खूबसूरत बोला आपने, वाह। रंगों में दौड़ रंग, वाह। सच तो में। है ना, तो वो फिर उसकी उसकी रंगों का रंग जो है, वो अगर पेंटिंग में आए ना, उसको थोड़ा सा हिस्सा भी अगर मैं वहां तक ले आ सकूं, तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि हाँ ये ठीक बना दिया भाई, ये अच्छा बना दिया। हाँ, क्या बात, क्या बात। आप तो साड़ीज़ थैंक भी खुद डिज़ाइन करती हैं, वीवर्स को भी आपने इतना एनकरेज किया हुआ है, और साड़ीज़ यू। तो आपकी क्या बात। अब जब बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी एक तो ड्रेसिंग सेंस और एक साड़ीज़ की जो डिज़ाइनिंग है वो माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत है। आप क्या थैंक यू। कहेंगी? ये भी देखिए कितनी अच्छी है। हाँ, बहुत साड़ियाँ मुझे, खूबसूरत, थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। मुझे मुझे साड़ियाँ और अच्छी लगती हैं, जी, है ना। मतलब इंडिया की ड्रेस है, धरोहर है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे अभी भी हथकरघा जो है इतना जी, जी, कामयाब, पता नहीं कितना है, बट हाँ कभी भी होता है है, हथकरघा से काम। है। तो थैंकफुली वी हैव अ फ्यू रूल्स इन प्लेस। तो यू नो तो उसकी वजह ट्रू। से एक बहुत अच्छा हुआ है। तो साड़ियाँ, हाँ एक्चुअली
आई मस्ट टेल यू, साड़ी बनाना कैसे शुरू हुआ। मैं ना क्योंकि मैं रोजमर्रा में साड़ी पहनती हूँ, तो जी एक जमाना, एक दौर ऐसा आया कि किमोनो की तरह हमारे भारतीय उसमें परिवेश में लड़कियों ने, महिलाओं ने साड़ी पहनना कम कर दिया, बहुत छोड़ा नहीं, कम जी कर दिया। तो उससे शुरुआत हुई कि रोजमर्रा की साड़ियां जो इंसान पहनता हो, उसको ढंग की साड़ियां ना मिले, तो वो मतलब चक चक वाली साड़ियां तो नहीं पहन के जा सकते आप काम पे, यू कैन गो टू वर्क और ऑफिस। तो यस उससे शुरुआत हुई कि यार कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया मैंने। तो उससे शुरुआत हुई कि भैया रोजमर्रा की साड़ियां खूबसूरत होनी चाहिए। तो फिर उस मतलब आई डोंट वांट टू मेक सेरेमोनियल क्लोथ्स ओनली। वो जैसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, उनकी दुकान ही इस पे चलती है कि वो शादी के कपड़े बनाते हैं। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे को कपड़े पहनने का और दिखाने का, खरीदने का कोई इरादा नहीं। तो रोजमर्रा में सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, और वो इतने सुंदर होने चाहिए कि आदमी जब आप कमरे में घुसो तो लगे कि वाह क्या बात है, उसका रंग, उसका डिजाइन, उसका वो। तो और मुझे लगता है कि हमें दूर ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बुनकर हैं, अगर हम उनसे उनकी ही चीजों को याद करके बनाने के लिए कहें, तो हम कई कई जनरेशन तक चल जाएंगे उसी पर, यू नो। ट्रू, वेरी ट्रू, सो इंस्पिरेशनल, सो ट्रू। अय्याश साहब कश्मीर से लिखते हैं कि आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने लिखा है विच फॉर्म ऑफ आर्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट, विच फॉर्म ऑफ आर्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट, ये उन्होंने लिखा है। डांस। डांस, अनडाउटेडली। I have seen वाह performers like Biju Maharaj ji. I have seen performers like Yamini Krishnamurti, Khelu Charna Patra, और उनको भी कृष्ण जी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया। ये लोग हर अपने अंदर हर कला को इन्होंने उसका एक परफेक्ट परफेक्ट बैलेंस मिक्सचर है, म्यूजिक का, पोएट्री का, मूवमेंट का, एवरीथिंग। हर कला उनमें समा गई है। इट इज लाइक उन सबको उन्होंने सबमिशन करके अपने अंदर में संजो लिया है। तो मुझे लगता है डांस इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट आर्ट्स। सी उसमें उसमें थिएटर है, उसमें जी डांस है, उसमें पोएट्री है, उसमें म्यूजिक है, उसमें लिटरेचर है, कवि, मतलब जिसको भी कभी आप डांस कर, तो वो होंगे ना, मतलब पोएट्री होगी या कुछ। सो आई थिंक डांस इन्फ्लुएंस मी द मोस्ट, एंड एंड आई एम सो ग्लैड आई लर्न डांस, वाह सो गुड, सो गुड, सो गुड। ये आपसे पूछना चाहूंगी, और सो पॉजिटिव, तो स्पेशली जो यंग परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो आजकल थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मायूस सा है, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए यंग परफॉर्मर्स के लिए? मैं चाहूंगी आप उनको क्या कहें। मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार। सब खेल ही उसी का है। आपके जीवन में क्या जाए, हिम्मत का खेल है सारा। एवरीथिंग इज हिम्मत रिलेटेड, एवरीथिंग। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, तो जितना भी कठिन समय हो गुजर जाता है। और ये याद रखना चाहिए कि हम अपनी हिम्मत को बिना हारे अगर चल देंगे, तो फिर कोई नहीं हरा सकता। समय हो, अनुकूल होगा, थोड़े दिन तो साइकिल है यार, साइकिल है, समय भी तो साइकिल ही है। वो आज ऊपर है कल नीचे है, फिर साइड में हो जाएगा। तो इसमें हिम्मत नहीं हारनी है, चलना है। और उस कन्विक्शन, उस उस अपनी आर्ट को लेकर के, उस आर्ट से प्रेम करना है, इश्क करना है उस आर्ट से। क्या बात, अगर इश्क होगा क्या ना, बात। तो फिर आप हिम्मत नहीं हारोगे। इश्क तो एक जुनून है, इश्क एक प्यास है ना। तो ये एक कन्विक्शन, एक प्यास, एक जुनून, वो अगर आत्मसात होगा, तो मायूसी कहाँ का, स्पेस किधर है मायूसी का? देयर इज नो स्पेस फॉर मायूसी यार। या वो यंग हो, ओल्ड हो, ये याद रखना चाहिए कि साइकिल है यार। आज वो टॉप पे है तो कल मैं होऊंगा। तो इस बात से भूलना मत, इसको भूलना मत, इसको पकड़ के रखो, ये वाओ, लाठी। वाओ, you're so inspirational, you're so inspiring, you're so inspiring. मैं थैंक ये बात यू। अपने लिए भी कह रही हूँ, और सुनीता जी, सुनीता अग्रवाल जी, शी इज अ राइटर, शी हैज रिटन कि आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू।
यस, थैंक यू। ये बात मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। निरुपमा जी लिखती हैं, शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, शी हैज रिटन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, सुनीता जी लिखते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस यही जीने का मंत्र है। बिल्कुल जैसे अलका जी ने बोला कि हिम्मत नहीं हारनी, और जितने भी यंग परफॉर्मर्स जो हैं हमसे जुड़ेंगे या ऑफलाइन इस शो को देखेंगे, और ये बहुत बड़ी उन्होंने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है कि हिम्मत मत हारो। एक साइकिल है, आज ऊपर और फिर नीचे। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बोला आपने अलका जी। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? मजे करना सीखो जिंदगी में, बॉटम लाइन वही है। जो भी करो उसमें मजे करो, चाहे ठीक हो चीज नहीं। केक बनाना है ना, जैसे कभी फ्लैट बन जाएगा, कभी राइस कर जाएगा, तो क्या हुआ? आज अच्छा बना, कल बुरा, कल बुरा बना था, आज अच्छा बन जाएगा। जिंदगी केक है यार, जस्ट एंजॉय इट, हैव फन, मजे करो। अपने आप को भी सीरियसली मत लो, किसी और की नेगेटिव चीजों को तो बिल्कुल ही मत लो, पर अपने आप को भी ज्यादा सीरियसली मत लो कि मैं कितना कमाल हूं, मत सोचो। आप नहीं हो कमाल, आपसे आगे पीछे बड़े कमाल आके चले गए, और भी आएंगे कमाल। But you must have fun, because if you have fun, then you will not get embroiled in, you will not get caught up in your own web कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमा रही हूँ, मजे कर रहा हूँ, है ना। अगर ये रहेंगे ना, मैं मजे कर रहा हूँ, तो मजे आएंगे फिर जिंदगी में, True, है ना। true, true, true. Alka ji, too good, and we're really privileged to have Alka ji here आज हमारे शो में। एंड थैंक इतने इंस्पिरेशनल उन्होंने बातें की, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप हमारे रूबरू मंच यू। पर आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल बातें आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, इट इज बहुत बहुत प्लेजर, शुक्रिया। जेन्युइनली मजा आया मुझे। थैंक यू, थैंक यू मैम, and I thank थैंक यू। everybody who joined us and who will come and see it later also. जितने भी हमारे सब व्यूअर्स जुड़े हैं, अलका जी की तरफ से भी और मैं रूबरू की तरफ से, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे और इस रूबरू के मंच पर आए, और आपने इतनी शिद्दत से हम सभी सारी बातें सुनी, और मैम की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो सभी ने, और इतने खूबसूरत कमेंट्स जो आपने दिए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहूंगी, कल हमारे साथ शख्सियत में जुड़ेंगे जाने माने लेखक, रंगमंच से जुड़े हुए, सिनेमा से जुड़े हुए और टेलीविजन से जुड़े हुए विभांशु वैभव जी। तो कल 7 बजे फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि। Thank थैंक you, यू bye मैम, bye, wish you all the best. थैंक यू।